क्या हाल चाल है मेरे लाल। उम्मीद है कि ज़बरदस्त होंगे, मस्त होंगे और आपके बोर्ड के एग्जाम की तैयारी बहुत बढ़िया चल रही होगी। तो आज मैं आपको लाया हूं साइंस के टॉप 20 मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है जो हर साल एग्जाम में कहीं ना कहीं रिपीट करता ही है बोर्ड के लिए। तो संभावना ज़्यादा है कि इस बार भी इसमें से कुछ प्रश्न छाट कर आ ही जाएंगे। तो आपको अगर बोर्ड में कम ही मेहनत में कम समय में ज़्यादा नंबर गेन करना है तो वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक देखिए। तो करते हैं शुरुआत। पहला प्रश्न दिया यहां पर कि एक दर्पण किसी वस्तु का सदैव सीधा प्रतिबिंब बनाता है, तो वह दर्पण किस तरह का होगा? कौन सा ऐसा दर्पण होगा जो प्रतिबिंब हमेशा किसी वस्तु का सीधा बनाएगा? तो हमेशा सीधा प्रतिबिंब बनाने के लिए बच्चे जो हमारा दर्पण होता है ना, वह समतल होना चाहिए या फिर उत्तल होना चाहिए। समतल में हमेशा जो हमारा प्रतिबिंब बनेगा वो सदैव प्रतिबिंब जो बनेगा ना, किसी दर्पण का प्रतिबिंब सदैव सीधा बनेगा, हमेशा सीधा, कभी उल्टा नहीं बन सकता है समतल वाले में। या फिर उत्तल में भी जो बनता है हमेशा सीधा ही बनता है। तो इसका ऑप्शन नंबर डी आपका सही हो जाएगा। वैसे ही अब प्रश्न नंबर 2 देखते हैं कि एक स्वच्छ नेत्र का निकट बिंदु क्या होता है। मतलब एक ऐसा आंख हो, मतलब जैसे इंसान की आंख की बातें की जा रही है यहाँ पर, एक ऐसी आंखें हो जो एक स्वच्छ हो, मतलब जिसमें कोई रोग ना हो, तो निकटतम न्यूनतम कितनी दूरी पर वस्तु देख सकता है। मतलब जल्दी से नियरा कितना कम दूरी पर रहेगा तो उसको देख लेगा हमारी आंखें। तो कम से कम जानते हो खूब नियर, जैसे मान लो कि यहाँ वाला देख पाओगे आंख, यहाँ वाला देख पाओगे नहीं, इतना नहीं, इतना नहीं, इतना पर दिख रहा है। तो ये कितना कम होना चाहिए कि साफ साफ दिखेगा? तो वो 25 सेंटीमीटर होना चाहिए। यानी किसी आंख के निकटतम, आप किसी वस्तु के आंख के निकटतम अगर 25 सेंटीमीटर नियरा कोनो वस्तु रखेंगे ना तब तो दिखेगा। उससे ढेर नियरा करेंगे ना नहीं दिखेगा, उससे दूर पर तो दिख जाएगा, कोनो दिक्कत नहीं है। लेकिन नियरा कम से कम 25 सेंटीमीटर होना चाहिए। 24 कर देंगे दिखेगा नहीं दिखेगा, 24 पे देख ना साफ नहीं दिखेगा, बस लगे कुछ है लेकिन दिखेगा नहीं। सबसे स्वच्छ और साफ देने 25 सेंटीमीटर दूरी होना चाहिए। तो इसका ऑप्शन नंबर आपका ए बन जाएगा। क्लियर है? अब देखते हैं इसका ऑप्शन प्रश्न नंबर 3। प्रश्न नंबर 3 हमसे बोल रहा है कि चंद्रमा से देखने पर आकाश दिखाई देता है। यानी कि आप अगर चंद्रमा पे चले जाएंगे, ध्यान समझिए, अगर आप चंद्रमा पे जाकर बैठ जाते हैं, किसी सेटेलाइट के द्वारा आपको लॉन्च कर दिया बैठा के रॉकेट सेटेलाइट में, और चंद्रमा पर आपको स्थापित कर दिया जाए और चंद्रमा से आप ऐसे देखेंगे अपनी आंख से, तो जो हमारा आकाश होगा कैसा दिखाई देगा? तो भैया आकाश का कोई रंग नहीं दिखाई देगा, क्योंकि मिल्की वे जो गैलेक्सी होता है ना बिल्कुल अनंत होता है, तो बिल्कुल काला दिखेगा, कोई लाइट मिलेगा ही नहीं, सूर्य की लाइट मिलेगा नहीं, सूर्य उसके सामने बहुत छोटा होता है, तो आपका पूरा ब्रह्मांड काला दिखता है बच्चे, काला दिखाई देगा। 4 नंबर प्रश्न थोड़ा बढ़िया दिया है बच्चे, बोल रहा है कि एम्पियर सेकेंड किसका मात्रक होगा? थोड़े ध्यान से सुनो मेरे लाल, ध्यान से सुनो। एम्पियर सेकेंड जो होता है, एम्पियर सेकेंड वो किसका मात्रक होता है? तो एम्पियर सेकेंड जो होता है ना, वो विद्युत धारा का आपका मात्रक होता है। विद्युत धारा का मात्रक होता है एम्पियर सेकेंड। क्लियर है ना? अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 5। बोल रहा है कि हीटर का तार बना होता है। जो हीटर होता है मेरे बच्चे, जो हीटर में आप लोग देखते हैं इसे लाल लाल जो जलता है ना, वह तार किस चीज का होता है? तो वह तार क्या तांबे का होता है? कतई नहीं। पीतल का होता है? कतई नहीं। नाइक्रोम का, इसको रोक लो। लोहे का होता है? कतई नहीं। ये सब खत्म है, बच गया नाइक्रोम। नाइक्रोम का होता है मेरे बच्चे। आपके जो हीटर होते हैं ना, जो हीटर होते हैं वो नाइक्रोम के होते हैं, हीटर में जो तार लगा होता है। अब वैसे ही प्रश्न नंबर 6 देखते हैं। ये प्रश्न तो इंपॉर्टेंट है, थोड़ा सा ध्यान समझ लीजिएगा। ये प्रश्न नंबर आपका इंपॉर्टेंट दिया हुआ है, बढ़िया प्रश्न है, ऑब्जेक्टिव में ही। ठीक है, आपसे बोल रहा है कि एक 220 वोल्ट से लेके 100 वाट, 220 वोल्ट और 100 वाट का बल्ब का फिलामेंट का प्रतिरोध क्या होगा? इसको हल कर लेते हैं। इसका बस 2 सूत्र पे हल हो जाएगा, 2 लाइन का काम है। ठीक है, 2 लाइन का कामिंग कैसे है? ठीक है, थोड़ा ध्यान समझिएगा। इसके लिए 2 लाइन कैसे करेंगे हम? तो इसका एक फॉर्मूला लेंगे पावर वाला कि P = V इंटू क्या बनेगा बच्चे? V इंटू I बनेगा। ठीक है ना, V इंटू क्या बनेगा? I बनेगा। अब यहाँ पर देखते हैं कि क्या हमको इसमें क्या क्या चाहिए पता है। P पता है, V पता है। P की वैल्यू कितना दिया है? 100 बराबर V की मान कितना दिया बच्चे? 220 इंटू के I। यहां से हम I ज्ञात कर लेंगे। I बराबर हमारा हो जाएगा 100 बटा में 220, 0 से 0 कैंसिल। अब 2 से कटाएंगे तो 5 मिलेगा, 2 से कटाएंगे 11 मिलेगा। यानी कि जो हमारा I का वैल्यू मिल गया है बच्चे, वो मिल गया 5/11। क्लियर है? हम यहां से I का मान निकाल चुके हैं 5/11। अब हमको निकालना है R। तो R और I का संबंध होता है एक ओम के नियम से। आप लोगों ने पढ़ा होगा, एक ओम के नियम होते हैं। ओम महान संतुष्ट है, उन्होंने एक नियम निकाला था कि एक नियम कि R इक्वल टू V अपान में I होता है। R इक्वल टू V अपान में I होता है। अब हम लोग को प्रतिरोध है ना पूछा है, R है ना पूछा है, तो R के लिए क्या करेंगे? यहाँ पर V की वैल्यू कितना दिया गया है? V की वैल्यू 220 वोल्ट है अपान में I का मान कितना दिया है बच्चे? तो I की वैल्यू है 5/11। 5 और बट्टे के 11 लिख के 11 को आप ऊपर कर दीजिएगा गुणे में, जो नीचे होता है ना उसको ऊपर आप भेज सकते हैं पलट करके। 5 से इसको कटाएंगे, 5 चौके 20 और
यहाँ पर 2 बचेगा, 5 चौके 20, 44 का गुणा करेंगे 11 में, इसकी वैल्यू हो जाएगा 11 चौके 44 के 4 हासिल, 4 11 चौके 44, 44 4 48, यानी कि 484 ओम मिलेगा। 484 ओम। कौन सा ऑप्शन मैच कर रहा है भैया? ऑप्शन नंबर बी आपका सही है। क्लियर है ना? ऑप्शन नंबर बी इसका सही हो जाएगा। अगला प्रश्न नंबर 7 देखते हैं। बोल रहा है कि चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक क्या होता है? जो चुंबकीय क्षेत्र होते हैं बच्चे, उसकी जो तीव्रता मापी जाती है वो किस मात्रक से मापी जाती है? उस मात्रक को क्या बोलते हैं? तो उसको बोलते हैं बच्चे टेस्ला बोलते हैं। चुंबकीय जो होते हैं ना, चुंबकीय क्षेत्र हमेशा टेस्ला के ऊपर काम करते हैं, यानी कि टेस्ला वाले पे टेस्ला इसका मात्रक हो जाएगा। क्लियर है? अब यहाँ पर एक केमिस्ट्री का प्रश्न दिया है, ये वाला आप लोग रासायनिक अभिक्रिया में, कि Fe2O3 प्लस 2Al का यहाँ पर रिएक्शन कराया गया है, तो इनका रिएक्शन हुआ है तो प्राप्त हुआ है Al2O3 प्लस 2Fe। यह किस प्रकार की अभिक्रिया है? जो यह अभिक्रिया हो रही है वो किस प्रकार की अभिक्रिया हो रही है बच्चे? तो आप मेरी बात ध्यान से सुनो। ये देखो कि इसमें ये जो दोनों यहाँ पर Fe और यहाँ पर O और Al, यहाँ पर एल्युमिनियम ऑक्सीजन और यहाँ पर फेरस जो मिला है, ये क्या तीनों मिलकर कुछ नया चीज प्राप्त कर रहे हैं? कोई नया एलिमेंट मिल रहा है, कोई नया तत्व मिल रहा है, कि यही चीज है बस इसमें? तो देखो भैया यही चीज इसमें प्राप्त हो रहा है। बस यहाँ पर ऑक्सीजन को एल्युमिनियम हटा दे रहा है और खुद अपना जगह ले रहा है। यहाँ पर फेरस को हटा के ना एल्युमिनियम अपना जगह ले रहा है ऑक्सीजन के साथ में। तो एल्युमिनियम और ऑक्सीजन अपने में मिल रहे हैं और इसको हटा रहे हैं, इसको हटा दे रहे हैं, फेरस को हटा दे रहे हैं। इसका मतलब इसको विस्थापित कर दे रहे हैं। अब विस्थापित करने की जगह चेंज कर दे, इसको अकेले कर दे रहे हैं। तो यह विस्थापित जब हो रहा है ना, तो इसको बोलते हैं विस्थापन वाली अभिक्रिया। ठीक है, इसको बोलते हैं विस्थापित अभिक्रिया। इसका ऑप्शन नंबर डी आपका सही हो जाएगा मेरे बच्चे, यह विस्थापित अभिक्रिया है। क्लियर है? अगला प्रश्न नंबर 9 देखते हैं। ये प्रश्न तो बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको हमेशा ये रियल लाइफ में देखने को मिल जाएगा। आप अपने रियल लाइफ में इसका हमेशा देख रहे होंगे, बस इसके बारे में आपको आइडिया नहीं रहा होगा। तो आज मैं इसके बारे में आइडिया आपको ला देता हूं। ये पूछ रहा है आपसे 9 नंबर ना, कि जंग का रासायनिक सूत्र क्या होता है? जंग समझते हैं ना? मूर्छा नहीं समझते हैं भैया? मूर्छा लग गया, आप लोग नहीं देखा कि दिमाग में नहीं कहता लोग कि तुम्हारे बुद्धि में मूर्छा लग गया है क्या? तो वैसे ही किसी चीज में मूर्छा लगता है, पता है क्या? बुद्धि में मूर्छा नहीं लगता है, लगता है मूर्छा किस में? लोहा में। तो जो लोहा होता है, उसका जो लोहा होता है वो मूर्छा लगता है, तो उसका सूत्र क्या बनेगा? जो ऐसे मान लो कि लोहा है, इस पर मूर्छा पकड़ लिया, तो मूर्छा पकड़ेगा तो उसका सूत्र क्या बनेगा? देखो सूत्र तो बाद में याद करेंगे, पहले इसका कंसेप्ट आप समझो। ये मानो लोहा है, लोहा मैंने यहाँ पर रख दिया, तुरंत मूर्छा तो पकड़ेगा नहीं। पहले क्या होगा? इस पे लगेगा मिट्टी, लगेगा ना? पहले मिट्टी लगेगा, फिर इसके ऊपर लगेगा हवा, फिर इसके ऊपर लगेगा पानी, तब जाके पकड़ेगा। मिट्टी के साथ, हवा के साथ मिलके, ऑक्सीजन के साथ मिलके बनाएगा मूर्छा। तुरंत नहीं पकड़ता है, पहले हवा आता है, पानी आता है, फिर लोहा मिलता है, तब जाके पकड़ता है मूर्छा। लोहा का मतलब Fe तो है, इसमें ऑक्सीजन भी है, H2O का मतलब पानी आ गया। तो हाई देखिए, हाई नहीं हो सकता है, मैं कार्बन और बना रहा था, नहीं होगा। यहाँ पर Fe है और ऑक्सीजन है, लेकिन हमें पानी नहीं है, पानी नहीं तो काम नहीं करेगा। बिना पानी के लोहा में मूर्छा नहीं लगेगा, हाई भी नहीं काम करेगा। हाई देखिए, यहाँ पानी दिया है, यहाँ पानी दिया, तो यही दोनों में से कौन हो सकता है? तो देखिए यहाँ पर Fe2 है, यहाँ Fe3 है, तो इसमें से किसको मारा जाए? Fe2 को कि Fe को? तो भैया जब रिएक्शन करेगा ना, यहाँ पर ये रिएक्शन करेगा तो ये पता है यहाँ पर क्या होगा? यहाँ पर CO3 है ना, तो यहाँ पर CO3 नहीं आना चाहिए, यहाँ पर सिर्फ लोहा होना चाहिए, ऑक्सीजन होना चाहिए और पानी होना चाहिए, यानी कि ऑप्शन नंबर सी आपका सही हो गया, Fe2O3 × H2O। आप अगर सूत्र में अंक भूल जाते हैं तो बस इतना बात याद रखिएगा कि उसमें लोहा होना चाहिए, ऑक्सीजन होना चाहिए और पानी होना चाहिए, तीनों मिल गया, इसके अलावा कुछ नया नहीं होना चाहिए, तो आपको मिलकर बनाएगा लोहा। अगर सब कुछ बारीकी से, अगर हर ऑप्शन में F और ऑक्सीजन और हाइड्रोजन दे दे तो भैया वहां पे आपको अंक का काम लगेगा। 2 3 2 याद रखिएगा, 232 याद रख लीजिएगा, 232 लोहा हवा पानी, लोहा हवा पानी 232 याद रखेंगे, ऑप्शन नंबर सी आपका सही हो जाएगा। क्लियर है? जंग का सूत्र होता है लोहा हवा पानी, याद रखेंगे, हो जाएगा। ठीक है बच्चे, अब देखते हैं प्रश्न नंबर 10 क्या बोल रहा है मेरे बच्चे, कि एसिटिक एसिड में क्रियात्मक समूह क्या होता है? जो हमारे एसिटिक एसिड होते हैं उसमें सबसे अधिक क्रियात्मक जो समूह होते हैं, कई ग्रुप होते हैं एसिड वाले, कोनो कम एसिड अधिक ऐसा होता है ना, तो सबसे क्रियात्मक होगा, जो सबसे अधिक हाई एसिडिक होगा वो कौन सा होगा? तो CHO होता है। CHO ना सबसे अधिक काम करता है, एसिड में सबसे हाई काम करता है बच्चे। ठीक है ना? तो CHO ये क्रियात्मक समूह में सबसे ऊपर होगा। ठीक है बच्चे, ये CHO आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। क्लियर है? बच्चे लाइट कट गया यार, मेरे लाल लाइट कट गया है, क्या करें? अंधेरा हो गया बिल्कुल, इन्वर्टर नहीं है मेरे पास, मैं लाइट से ही पढ़ाता हूँ, लाइट के सहारे। तो साफ आ रहा है कि नहीं थोड़ा सा देख ले भैया, साफ आ रहा है? पता नहीं, बहुत लाइट का स्पॉट भी बन रहा होगा शायद, मुझे पता है शायद साफ नहीं आ रहा होगा, लेकिन कोई बात नहीं, एक झरोखा है वहां से थोड़े से प्रकाश आ रहा है, उसके सहारे मैं आपको पढ़ा देता हूं। और आप भी इस वीडियो को अंत तक देख लीजिए,
हो सकता है कि आपको देखने में या फिर समझने में समस्या हो रहा होगा। समझने में समस्या तो नहीं होगा, देखने में थोड़ा समस्या हो सकता है लाइट के प्रॉब्लम की वजह से, लेकिन कोई बात नहीं, आपको बोर्ड में नंबर गेन करना है भैया, तो ये लाइट का प्रॉब्लम मत देखिए, ये कुछ ही मिनट का कष्ट है, लेकिन आप पढ़ लेंगे तो आपको बोर्ड में अच्छा सा सुकून देगा। जब आपके प्रश्न बन रहे होंगे ना तो मजा ज्यादा आएगा बच्चे, ठीक है। तो वीडियो को अंत तक बनिए, इसी पे खत्म करते हैं, बीच में छोड़ देंगे दिक्कतें हो जाएंगी, वीडियो को छोड़ नहीं सकते हैं, ठीक है। प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए प्रश्न नंबर 11 क्या बोल रहा है, लेड नाइट्रेट का रासायनिक सूत्र क्या होगा। जो हमारा लेड नाइट्रेट होता है बच्चे, उसका रासायनिक सूत्र क्या होगा। लेड जो होता है ना वो Pb होता है, नाइट्रेट क्या होता है बच्चे, NO3 होता है। तो Pb के साथ NO3 का रिएक्शन होगा ना तो PbNO2 बनेगा, ठीक है। इसके पास 2 चार्ज होता है वो इसके पास आ जाएगा, इसके पास 1 चार्ज तो खत्म हो जाएगा, ठीक है ना। तो इसके पास चार्ज आ जाएगा यानी कि PbNO3 हो जाएगा, PbNO3 का ट्वाइस हो जाएगा। क्लियर है, ये लेड नाइट्रेट का सूत्र आपका हो चुका है। अब प्रश्न नंबर 12 देखते हैं बच्चे क्या बोल रहा है। 1 बिलियन में हाइड्रा ऑक्साइड आयन का सांद्रण, हाइड्रा ऑक्साइड आयन का सांद्रण जो है 1 × 10⁻12 -12 मोल प्रति लीटर है, तो इसका pH मान क्या होगा। भाई देखो जब भी आपको ऐसा प्रश्न देना, हाइड्रा, बस हाइड्रा ऑक्साइड के लिए बता रहा हूं, इसका सॉल्यूशन होता है लॉगरिथम्स आप कर सकते हो, ये केमिस्ट्री का फिजिकल केमिस्ट्री है, लॉगरिथम्स कर सकते हो, लेकिन आप उतना टेंशन मत लो, ज्यादा माथा पच्चीसी मत करो, कम टाइम में नंबर लाना ना, सिंपल समझो। हाइड्रा ऑक्साइड की जब भी बात करेगा, जब भी बात हो रहा होगा हाइड्रा ऑक्साइड के मेरे बच्चे, तो आप क्या करना, जो भी यहां पर मोल दिया है, जो भी यहां पर मोल के घात में दिया है, उसमें से क्या करना, यहां पर ना इसमें से 10 घटा देना, बचेगा 2, बचेगा 2, और 2 के सामने प्लस चिन्ह लगा देना, ठीक है। उसका चिन्ह चेंज कर देना, -2 बचेगा ना तो उसको प्लस में कर देना, यानी कि +2 आपका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, +2 हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए आपका सही हो जाएगा। अब वैसे ही 13 नंबर देखते हैं बच्चे, बोल रहा है कि जो हमारा बास होता है, वास मतलब होता है ब्रास, जानते हो ब्रास मतलब क्या होता है, पीतल। जो हमारा पीतल होता है वह किस तरह का धातु है, अधातु है, धातु है, उपधातु है या मिश्र धातु है, किस तरह का है वो, तो वह किस तरह का बनाया हुआ चीजें है, तो वो जानते हो क्या होता है भैया, ये जो हमारा जो यहाँ पर जो ब्रास होता है, जो पीतल होता है, यह एक तरह का मिश्र धातु होता है बच्चे, यह मिलाया हुआ धातु होता है पीतल हमारा, ठीक है बच्चे। पीतल एक मिश्र धातु होता है, क्लियर है ना। अब देखते हैं इसका प्रश्न नंबर, और 7 प्रश्न है बच्चे, ठीक है ना। ये हमारा केमिस्ट्री खत्म हो गया, अब और 7 बायोलॉजी के प्रश्न है, उसको मैं खत्म कराता हूं। बड़े मजे वाले प्रश्न है, एकदम ध्यान से पढ़िएगा, बहुत मस्त प्रश्न है 7 बायोलॉजी के, ठीक है बच्चे। आने की संभावना ज्यादा है बोर्ड में आपको, ठीक है। तो वीडियो को छोड़ के बजाइएगा मत, अंत तक देखते रहिए, ठीक है। अब प्रश्न नंबर 14 को शुरू करते हैं। अरे भैया अब तो लाइट आ गई है, मजा आ गया, ठीक है। अब तो लगता है कि आपको साफ साफ और बिल्कुल स्वच्छ दिख रहा, भाग गया। अरे यार क्या बोले हम, कुछ बोल नहीं सकते, शब्द नहीं है मेरे पास, ठीक है। लाइट गई, चलो कोई बात नहीं, फिर पढ़ते हैं, ठीक है ना। देखिए यहाँ पर क्या बोल रहा है, मस्तिष्क उत्तरदायी है किसके लिए। जो हमारा मस्तिष्क होता है बच्चे, वो किस चीज के लिए उत्तरदायी होता है, तो जो हमारा दिमाग है ना, ये जानते हैं कौन चीज के लिए, पूरे शरीर के काम के लिए उत्तरदायी होता है, मैक्सिमम काम के लिए। आपका ऑप्शन का दिया है सोचने के लिए, तो हाँ दिमाग सोचने के लिए होता है। हृदय के स्पंदन के लिए, हृदय भड़कता है, फड़फड़ाता है, तो सोचने से दिमाग से फड़फड़ाता है, हाँ भैया दिमागे से फड़फड़ाता है। अब तुम कहोगे मास्टर अभी तो दिल में धड़कता है, और दिमाग का कलेक्शन है, दिल तो हमारा ऐसे ही धड़कता भड़कता रहता है, किसी की याद में धड़कता है। तो भैया देखो दिल और दिमाग का कनेक्शन बड़ा बढ़िया होता है। तुम कुछ चीज सोचोगे तब ये दिमाग धड़केगा। अभी कुछ चीज की कोनो कल्पना कर लो, अभी जा रहे हो अचानक सांप लौक गया, तो तुम्हारे दिमाग में डर जाएगा, और डर दिमाग में बनेगा, धड़कना शुरू करेगा दिल। तो यहीं से सब उद्दीपन जो होते हैं वो सिर्फ दिमाग से चीजें कनेक्शन जुड़ी होती है इसका। अभी कोनो के बारे में सोचने लगोगे तो मजा आ जाएगा दिमाग में, आ धड़केगा दिमाग, सोचेगा दिमाग, धड़केगा दिल। अरे वाह क्या मजा आ रहा है, धड़कना बढ़ जाता है। धड़कन किसी को अचानक देख लो धड़कन बढ़ जाता है, तो धड़कन में कुछ हुआ थोड़े, वो तो देखा आंख ने, दिमाग ने ना, सोचा दिमाग ने ना, धड़कन बढ़ाइया ना। तो दिमाग का कनेक्शन दिल में होता है बच्चे, यानी कि ये हृदय स्पंदन के लिए भी जरूरी है, दिमाग ही होता है। शारीरिक संतुलन बनाने के लिए, तो हाँ शरीर का संतुलन जो है वो बनाने के लिए दिमाग ही काम करता है। यानी कि चारों ऑप्शन आपका सही है मेरे बच्चे, ये सभी ऑप्शन आपके सही हो जाएंगे, क्लियर है। अब अगला प्रश्न नंबर 15 देखते हैं, बायोलॉजी के भी मस्त प्रश्न है बच्चे। जो रक्त का लाल रंग किस उपस्थिति के कारण होता है। जो हमारा खून होता है बच्चे ना, खून लाल क्यों होता है, किसके कारण से लाल होता है, क्या वजह है कि वो लाल दिखता है, काला क्यों नहीं दिखता, सफेद क्यों नहीं दिखता है, पीला क्यों नहीं दिखता है, पता है। उसमें एगो पाया जाता है हीम नामक, एगो रासायनिक पाया जाता है हीम नामक, जिसकी वजह से ना हमारा खून लाल दिखता है। अगर ये नहीं होता ना तो कोनो कलर दिखता, पीला दिखता, सफेद दिखता खून हमारा, इसी हीम के कारण हमारा खून लाल दिखता है। यानी कि ऑप्शन नंबर ए आपका सही है, क्लियर है बच्चे। प्रश्न नंबर 16 देखते हैं भैया, ये मेंडल के नियम के अनुसार दिया है। आपको पता होगा कि मेंडल एक बहुत बड़े साइंटिस्ट थे बायोलॉजी के, और उन्होंने बायोलॉजी में बहुत बड़ा योगदान दिया था। उनके ऊपर ना बोर्ड में अक्सर प्रश्न आता ही आता है, मटर वाले पे या फिर मेंडल के नियम पे कुछ ना कुछ दे देता है। तो वैसे ये भी प्रश्न है 16 नंबर कि मेंडल के अनुसार जो मटर के बौने पौधे का जीनोटाइप होता था वो किस टाइप का होता था। तो बच्चे वो जो बौने होते हैं ना, बौने मटर वाले, वो स्मॉल टी वाले होते हैं, स्मॉल टी और स्मॉल टी वाले,
वो जो उसके जेनेटिक टाइप होते हैं वो ये हमसे नहीं पूछ रहा है, तो इसको जीनोटाइप जो होंगे वो स्मॉल टी वाले हो जाएंगे। अब वैसे ही प्रश्न नंबर 17 वो भी मेंडल के ऊपर दिया गया है कि मेंडल का प्रायोगिक पौधा कौन सा था। जो मेंडल जी थे उन्होंने किस पौधे पर अपना प्रयोग किया था। तो बच्चे जो उन्होंने मटर पे प्रयोग किया था, लेकिन किस तरह के मटर पे, तो जो बगीचे वाला मटर होता है ना उस पे, उद्यान जो लगाया जाता है खेत में मटर, उस पे प्रयोग किया था, मीठी मटर पे नहीं। यहाँ पर जो उद्योगिक उद्यान मटर होता है, उद्यान मतलब होता है बगीचे मतलब खेत में लगाने वाला मटर, उस खेत वाले मटर पे इन्होंने प्रयोग किया था। ऑप्शन नंबर 20 का सही हो जाएगा। अगला प्रश्न नंबर 16 देखते हैं बच्चे। ये 16 नंबर तो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट प्रश्न है। हर साल आपको इसके ऊपर प्रश्न देगा कि जल में कौन सा विटामिन घुलनशील है, कौन सा घुलनशील नहीं है। ये हर साल लगभग देता है। तो इस बार भी ये प्रश्न देखो आने की संभावना ज्यादा है। पूछ क्या रहा है कि निम्नलिखित में से विटामिन का कौन सा जोड़ा जल में घुलनशील है। तो आप मेरे को एक बात समझो ध्यान से, आपका जो विटामिन ए होता है ना वो जल में घुल जाता है, विटामिन ए जल में घुल जाता है। विटामिन यहाँ पर बी और सी है, बी और सी को रोके रहो अभी, ठीक है। यहाँ पर सी और के है। सी हमारा जो आपको पता है ना, सी विटामिन सी जैसे खट्टा पदार्थ पाया जाता है, ये वाला आपका जल में घुल जाएगा। के भी जल में घुल जाता है, सूर्य भगवान विटामिन डी वाला, के रक्त का थक्का बनने वाला, ठीक है। और विटामिन बी और डी बेरी बेरी, और यहाँ पर डी से सूर्य भगवान विटामिन डी, ठीक है। ये सब भी जल में आपके घुल जाते हैं, सब जल में घुल जाते हैं। विटामिन बी और सी आपका जल में नहीं घुल सकता है मेरे बच्चे, विटामिन बी और सी जल में नहीं घुल सकता है। वैसे ही यहाँ पर प्रश्न नंबर 17 बोल रहा है कौन सा हार्मोन आपातकालीन हार्मोन्स कहा जाता है। मतलब ऐसा कौन सा हार्मोन से जो आपकी इमरजेंसी पड़ने पे, यानी कि आप कुछ ना खाओ पियो बिल्कुल भूखे रहो तो उस टाइम पे वह काम करेगा, एनर्जी देगा आपको, वह कौन सा हार्मोन है मेरे बच्चे। तो वह एपिनेफ्रीन है, ठीक है ना, एपिनेफ्रीन है, ठीक है। ये ऑप्शन नंबर ए है, एपिनेफ्रीन आपको हार्मोन से जिंदा रखेगा। जब आपको कोई आपातकालीन शरीर में आता है, तो शरीर का आपातकालीन का मतलब ये होता है मेरे बच्चे कि आप 2-3 दिन से खाना नहीं खाए हो, बिल्कुल भूखे हड़ताल पड़े हो और आपको दिमाग के चाहिए एनर्जी चलाने के लिए, आप खाना खा नहीं रहे हो, तो उस टाइम पे आपको एपिनेफ्रीन जो होता है ना वही एनर्जी देकर दिमाग को, आंख को, कान को, सब जगह एनर्जी देगा, आपके हाथ को एनर्जी देगा, ताकि आप हिला रहे होंगे, बोल रहे होंगे और चल रहे होंगे। अब चलते हैं अंतिम प्रश्न नंबर 20 पे। और आप हमारे चैनल पे अगर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों को शेयर करना तो बिल्कुल भी ना भूलें, ठीक है मेरे बच्चे। कैसे भी करके इसको सब्सक्राइब कर ही दो, भूलो मत बच्चे, ठीक है ना। आपको इसके टॉपिक में मैं अक्सर वीडियो आप लोगों को देता रहूंगा, मैथ से लेकर साइंस से लेकर हिंदी तक सब वीडियो पे, ठीक है बच्चे। अब चलते हैं बच्चे अंतिम प्रश्न नंबर 20 पे। लेकिन मेरे प्यारे बच्चे एक छोटी सी मेरी बात है कि अगर आप मेरे चैनल पर नए हो या वीडियो को पहली बार देख रहे हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दो और वीडियो को लाइक भी कर दीजिए और अपने दोस्तों को शेयर करना तो बिल्कुल भी ना भूलें। जो आपके दोस्त क्लास 10th में पढ़ रहे हैं मेरे बच्चे उनको शेयर भी कर ही दीजिए, ठीक है। तो देखिए प्रश्न नंबर 20 क्या बोल रहा है कि डीएनए के रज्जुक किसके द्वारा जुड़े होते हैं। जो डीएनए होते हैं ना, इंसान में डीएनए पाया जाता है, हर वस्तु हर सजीव में डीएनए पाए जाते हैं बच्चे। तो जो डीएनए होते हैं वह डीएनए किसके द्वारा, डीएनए के रज्जुक किसके द्वारा जुड़े होते हैं बच्चे। तो वह ना पेप्टाइड या सह संयोजी के बंध द्वारा नहीं होते हैं, ग्लाइकोसाइड द्वारा भी नहीं होते हैं, वह होते हैं हाइड्रोजन बंध के द्वारा। जो हमारे डीएनए होते हैं, डीएनए के रज्जुक होते हैं बच्चे, वह हाइड्रोजन बंध के ही द्वारा जुड़े होते हैं। क्लियर है बच्चे। तो अब मुझे उम्मीद है कि ये सारे के सारे प्रश्न आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। क्लियर है बच्चे। अब जल्दी मैं आपको लाऊंगा साइंस के अगला वीडियो अगले टॉपिक। तब तक के लिए धन्यवाद।